तो एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज है फुल लेंथ की टेस्ट नंबर 7 और ये टेस्ट नंबर 2 का ये लास्ट जो है पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 75 से 100 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पर सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, और जब भी टेस्ट कंप्लीट होता है तो कंप्लीट 100 क्वेश्चन के साथ आपको सेपरेट हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको एनालिसिस के साथ इस पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे सेक्शनल भी टेस्ट भी चल रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे के भी 8 चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं। आपको पता है कि डेली शाम को 3 बजे टेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए, आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि डेली 3 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये टेस्ट प्रीलिम्स के टाइम तक डेली जो है चलता रहेगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो 76 में क्या पूछा है। रिजर्व ऑस्मोसिस यानी आरओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें गलत है। ये आरओ वही है जो आप देखते होंगे कि आपके घर में आरओ लगा है, ठीक है। तो आरओ का फुल फॉर्म होता है रिजर्व ऑस्मोसिस। उसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1, पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड यानी टीडीएस खनिज और आयन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो टीडीएस वही है, जब आप आरओ लगवाते होंगे तो पानी में टीडीएस चेक करते होंगे। अभी बात करते हैं कि टीडीएस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन 2 की बात करें, आरओ के जल में कुल घुले हुए ठोस पदार्थ जिसमें ट्रेस रसायन, वायरस, बैक्टीरिया और लवण शामिल हैं को पानी पीने योग्य के मानकों को पूरा करने के लिए कम किया जा सकता है। ऑप्शन 2, आरओ में यूवी विकिरण ठोस कणों के अवसादन को तेज करता है और मैलापन को दूर करता है और पानी की शुद्धता को सुधार करता है। तो इसमें बताना है आपको आरओ यानी रिजर्व ऑस्मोसिस के संबंध में इन तीनों कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना हो तो इंग्लिश इधर लिखा है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। अगर बात करें पानी में जो टीडीएस होता है यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड, वो क्या होता है, पानी में कुछ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, उसके साथ कुछ खनिज रसायन और आयन भी शामिल होते हैं जो पानी की विशेष मात्रा में घुल जाते हैं। और जब पानी पत्थर या पाइपों द्वारा विभिन्न सतहों से होकर गुजरता है तो ये कण पानी में समा जाते हैं। पानी में टीडीएस जो है विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं। अब वो स्रोत क्या हो सकते हैं, जैसे अगर बात करें तो अपवाह से, खेतों में रसायन उर्वरक के उपयोग से, खनिज से, सड़क के लवणों से, तो इन प्रकार से जो है टीडीएस जो है उसमें आ सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। यानी रिजर्व ऑस्मोसिस जो होता है ऐसी तकनीक होती है जो पानी में जिसका उपयोग जो है अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से, ठीक है, यानी सेमी प्रिमेबल जो मेम्ब्रेन होता है उसके माध्यम से जो है प्रेशर के द्वारा पानी के धकाव प्रेशर के द्वारा जो है पानी में बड़ी संख्या में दूषित पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है। पानी में टीडीएस का उच्च स्तर होना ये दिखाता है, जिससे मनुष्य की अगर टीडीएस हाई है तो उससे क्या होगा, मनुष्य की कई स्वास्थ्य समस्याएं जो है बढ़ सकती हैं। जैसे पोटेशियम सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में पानी में टीडीएस का स्तर बढ़ जाता है। हालांकि पानी में मौजूद जहरीले आयनों जैसे लेड हो गया, नाइट्रेट हो गया, कैडमियम हो गया और आर्सेनिक की मौजूदगी से कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है गलत है, ठीक है। यानी आरओ में जो ये बात किया गया, यूवी विकिरण ठोस कणों के अवसादन को तेज करता है, मैलापन दूर करता है और पानी की शुद्धता को सुधार करता है। तो रसायन सक्रिय कार्बन फिल्टर सबसे सामान्य है, वे कार्बनिक रसायनों को हटाने में अधिक प्रभावी हैं। उनका उपयोग अक्सर स्वाद गंध की उपस्थिति में सुधार के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 जो है गलत है, यानी इसमें केवल और केवल ऑप्शन 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के। 77 में क्या पूछा है, आपको पूछा है एडल्ट स्टेम सेल के बारे में। एडल्ट स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन 1, वे लंबे समय तक अपने समान प्रांतियां बना सकते हैं, ठीक है, यानी वे लंबे समय तक अपने समान यानी आइडेंटिकल कॉपीज या जिसके क्लोन की बात करें तो क्लोन बना सकते हैं। ऑप्शन 2, वे दुर्लभ होते हैं तथा उनका प्राथमिक कार्य होमोस्टेसिस नामक कोशिका की स्थिर अवस्था बनाए रखना है। ऑप्शन 3, किसी भी परिपक्व ऊतक में वयस्क स्टेम कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता। तो आपको बताना है
कि एडल्ट स्टेम सेल्स के बारे में जो है इन तीनों कथनों में कौन सा जो है, यानी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, यानी ऑप्शन इसमें पॉइंट दिए गए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में, इसमें जो है बताना है कौन सा सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो एडल्ट जो स्टेम सेल होते हैं वो सभी स्टेम सेल की तरह कम से कम दो विशेषताओं को साझा करते हैं। सबसे पहली विशेषता होती है कि वो लंबे समय तक स्वयं के क्या करते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज जो है बना सकते हैं, और ये इसके सहायता से प्रसार करने की क्षमता उनका जो है लॉन्ग टर्म के रूप में संदर्भित करता है। और दूसरा क्या होता है, वो जो होते हैं एडल्ट कोशिका के प्रकारों को जन्म दे सकते हैं जिनमें विशिष्ट आकार की या जिसे आप आकार कहते हैं और विशेष कार्य होते हैं। तो इस प्रकार बात करेंगे, इसमें ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। यानी एडल्ट स्टेम सेल क्या होते हैं, वो सेल जो है दुर्लभ हैं। उनका जो है प्राथमिक कार्य क्या है, होमोस्टैटिस नामक कोशिका को स्थिर बनाए रखना और सीमाओं के साथ उनकी कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करना जो चोट या बीमारी के कारण मर जाते हैं। इसके अलावा वयस्क कोशिकाओं को पूरे परिपक्व जानवर में ऊतकों में लपेटा जाता है और उनके स्थानीय वातावरण के आधार पर बहुत अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 जो है वो सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। यानी जो अगर बात करें जो भ्रूणी स्टेम सेल कोशिकाओं के विपरीत जो है उनकी उत्पत्ति से परिभाषित होती हैं। जो एडल्ट स्टेम सेल की कोशिका में लक्षण वर्णन का कोई निश्चित साधन नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब स्टेम सेल होते क्या हैं, यहाँ पर दिया गया है कि आप जो है स्टेम सेल कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्टेम सेल जो है आप ब्लड से निकाल सकते हैं, स्टेम सेल आप जो है बोन मैरो से निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, इसमें जो है फिर क्या किया जाता है, एक प्रोसेस है, सेपरेट किया जाता है उसमें जो है एंटीबॉडीज़ को और स्टेम सेल को, फिर उसको क्या किया जाता है एक साथ जो है इसको लाकर जो है फिर अंततः जो है कई सारे चीज़ों में स्टेम सेल यूज होता है। इस पिक्चर के हिसाब से आप जो है इसमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की जाती है। ठीक है, इंजेक्ट के द्वारा, इन्फ्यूज किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, यह चर्चा में रहा था। आपको बताना, ऑप्शन 1 पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो आपको बताना है कि क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल जो है विश्व बैंक समूह के लिए जलवायु संबंधी जानकारी डेटा उपकरणों का केंद्र है, और ये जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स लॉन्च किया जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई विभिन्न जलवायु पहलों के बारे में जानकारी देता है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या ऑप्शन सही है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, मुख्य वन्य जीव वार्डन की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाई गई एक वैधानिक स्थिति है। ऑप्शन 2 एक राज्य में प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए एक मुख्य वन्य जीव वार्डन नामित किया गया है। ऑप्शन 3 वह अपने अधिकार क्षेत्र में अनुसूची फर्स्ट यानी शेड्यूल फर्स्ट के तहत पशुओं की शिकार की अनुमति दे सकता है। तो आपने अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा 1972 का, तो उसमें ये बात की गई है, मुख्य वन्य जीव वार्डन की बात की गई है। उसमें शेड्यूल में बताया गया है कि अगर आपको स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए अनुमति चाहिए तो उसमें ये होते हैं मुख्य वन्य जीव वार्डन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत मुख्य वन्य जीव वार्डन, ठीक है, यानी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उनका जो है क्या कार्य होता है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण होते हैं। ठीक है, उनका काम होता है जो क्या कहते हैं विभाग के वन्य जीव विंग का प्रमुख होता है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है चीफ, और इसी के साथ क्या करता है, एक राज्य के भीतर संरक्षित क्षेत्रों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और प्रत्येक पीए को आमतौर पर वन्य जीव प्रभाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसका नेतृत्व
संरक्षक द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि मुख्य वन्य जो वार्डन जो है एक जो है वैधानिक जो है संस्था है, किसके तहत, 1972 के तहत। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का नियुक्त करती है, जो विभाग के वन्य जीव विंग का प्रमुख होता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 गलत है। और इसमें देखिए बात किया गया एक राज्य के भीतर प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए एक मुख्य वार्डन नामित किए, जबकि क्या करते हैं राज्य सरकार क्या करती है, एक मुख्य वन्य जीव वार्डन नियुक्त करती है, और जो क्या कहते हैं एक राज्य के भीतर संरक्षित जितने भी क्षेत्र हैं उनका पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, यानी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो 1972 का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अनुसार जो है, अगर वह संतुष्ट है कि अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट कोई भी जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया हो और इतना विकलांग या मृतप्राय है कि वसूली से परे है, ठीक है, तथा लिखित में आदेश द्वारा कारण बताते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे जानवर को शिकार करने या जानवर का शिकार करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 और 3 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, 80 में क्या पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। ऑप्शन 2, बर्ड इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों का एक वैश्विक साझेदारी है और जो महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में ज्ञान को संदर्भित असलों की पहचान करती है। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन जो है सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और ये एनबीए जो है 2003 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, एक एनजीओ है जो वैश्विक साझेदारी करता है और जो पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण का प्रयास करता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 सेकंड दीजिएगा। अभी थोड़ा सा हम क्लास में हैं तो बाद में बात करते हैं, क्लास ले रहे हैं 1 घंटे बाद। हाँ जी, तो इसमें देखते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसमें देखते हैं कि इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में। तो इस प्रकार कुछ इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं, 81 में क्या पूछा है, इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में देखा जाता है, यानी जो द टर्म इंटेंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी एनडीसी, आईएनडीसी। ठीक है, एनडीसी को आपने जो है, अगर इसके पहले मेरा इकोनॉमिक सर्वे का जो इसके लास्ट वाला जो है टेस्ट अपडेट हुआ था उसमें एनडीसी की बात की गई है। भारत ने अभी हाल ही में अपना जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है 2015 को उसको अपडेट किया है। ठीक है, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखा है या दिया है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट इकोलॉजी से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन वो है। बहरहाल इसमें आईएनडीसी की बात कर रहा है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन 1, ओपेक देशों द्वारा पेट्रोलियम खनन को कम करने के लिए प्रतिज्ञा की गई। ऑप्शन 2, सदस्य देशों द्वारा नए विकास बैंक की स्थापना की मंजूरी के योगदान। ऑप्शन सी, सतत विकास लक्ष्य के संबंध में दुनिया के देशों द्वारा उल्लेखित कार्य योजना। ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना। तो आपको बताना है आईएनडीसी के संबंध में
कभी कभी समाचार पत्रों में ये वर्ड न्यूज में रहता है, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से किसके बारे में ये बता रहा है। तो जैसा हमने अभी बताया कि एनडीसी जो है वो किससे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके संबंध में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हैं तो उसके संबंधित है। और इसी से संबंधित ये भी है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों द्वारा तैयार की गई एक कार्य योजना INDC। और भारत ने INDC का मुख्य रूप से 2030 तक हासिल किया जाना शामिल है। और उसमें क्या क्या शामिल है उसके बारे में जो है हमने इसके पहले वाले टेस्ट में इकोनॉमिक सर्वे वाले में हमने चर्चा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा बाजरा की विशेषता है, ठीक है, यानी मिलेट्स की। ऑप्शन 1, वे सूखे और अन्य चरम मौसम स्थितियों के प्रति अत्यधिक सहिष्णु होते हैं, ठीक है, यानी टॉलरेंट होते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया में। और इसके अलावा अगर बात करें तो ऑप्शन 2 की, शरीर में डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तरह काम करते हैं। ऑप्शन 3, वे लस मुक्त अत्यधिक पौष्टिक और गैर एसिड बनाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी ग्लूटेन फ्री होते हैं, हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं और नॉन एसिडिक फॉर्मिंग फूड होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है, मिलेट्स के संबंध में या बाजरा के संबंध में। अगर इसमें बात करें तो ऑप्शन 1 की, तो वे अत्यधिक सूखे और अन्य चरम मौसम स्थितियों के प्रति जो है अत्यधिक क्या होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, ठीक है। बाजरा क्या है, एक मोटा फसल है या मोटा अनाज है। मोटा अनाज कहाँ होता है, शुष्क कंडीशन जहाँ रहेगी, जहाँ वर्षा कम होती, वहाँ पर मोटे अनाज जो है उगाए जाते हैं। तो देखेंगे राजस्थान वगैरह में मोटे अनाज की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो बाजरा जो है अधिकांश फसलें भारत की मूल फसल हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और शरीर में क्या करती हैं, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। और बाजरा आहार फाइबर से भरपूर होता है और आहार फाइबर में पानी को अवशोषित करने के गुण भी शामिल होते हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 भी सही। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है, यानी जो मिलेट्स होते हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं और नॉन एसिडिक जो है फॉर्मिंग फूड होते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। 83 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य से सबसे अच्छा वर्णन करता है। सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन 1, अनुकूलन और समन उपायों के संयोजन से वन आवरण को बहाल करना और बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन का जवाब देना। ऑप्शन 2, गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तीसरी हरित क्रांति शुरू करना। तो आपको बताना है कि ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन इन दोनों में से कौन सा करता है। तो ग्रीन इंडिया मिशन की बात करें तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्रवाई के तहत 8 मिशनों में एक रूप में की गई, यानी NAPCC के बारे में आपने सुना होगा, 2008 में शुरू किए गए थे। उसके तहत 8 मिशन स्थापित किए गए थे, उसी के तहत जो है ग्रीन मिशन की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है। और उन 8 मिशनों में जो है जो NAPCC के तहत 2008 में किए गए उन मिशनों में आपको मिटिगेशन में मिलेगा मिशन और एडाप्टेशन की बात की गई है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें केवल और केवल जो है ऑप्शन 1 जो है वो सही है। इसमें गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तीसरी हरित क्रांति शुरू करना, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, यदि आप नीलगिरी ताहर को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी जगह घूमने के लिए सबसे अच्छी है। ऑप्शन 1, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है कि प्राकृतिक रूप से आपको नीलगिरी ताहर कहाँ देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर आपने नीलगिरी हिल्स का नाम सुना होगा या नीलगिरी ताहर, तो आपको सीधे जो है साउथ में पहुँच जाना है, ठीक है। तो साउथ में जाएंगे तो उसमें नीलगिरी ताहर आपको जो है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में आपको
देखने को मिलेगा। और ये कहाँ है, ये जो है केरल में है, ठीक है। और केरल में इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, पम्पदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये और अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, 85 में क्या पूछा है, जीवों और वनस्पतियों वाणिज्य ट्रैफिक के व्यापार संबंधी विश्लेषण के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यानी ट्रैफिक के संबंध में आपको बताना है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा कॉमर्स। तो इसमें बताना कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 ट्रैफिक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC का एक कार्यक्रम है। ऑप्शन 2 ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करता है कि जंगली पौधों जानवरों का व्यापार प्राकृतिक संरक्षण के लिए खतरा नहीं है। तो इसमें बताना है कि ट्रैफिक के संबंध में इन दोनों कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ट्रैफिक जो है एक प्रमुख NGO है, गैर सरकारी संगठन यानी NGO है, जो जैव विविधता संरक्षण सतत विकास दोनों के संदर्भ में वन्यजीव व्यापार पर काम कर रहा है। यह विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF और IUCN का एक संयुक्त कार्यक्रम है और जिसका मुख्यालय कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है। तो इस प्रकार जो है इसमें यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं है, सॉरी UNFCCC का कोई रोल नहीं है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन और दे दे कि IUCN जो है यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, यानी ट्रैफिक कब जो है स्थापित किया गया था 1976 में, और इसका यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पौधों जानवरों के व्यापार प्राकृतिक संरक्षण के लिए खतरा नहीं है, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, 86 में क्या पूछा है, मिश्रित खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। यानी मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन 1 फसल चक्र और परस्पर जुड़ाव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 2 यह कम पूंजीगत व्यय, रासायनिक उर्वरक और हरी खाद के कम उपयोग की विशेषता है। ऑप्शन 3 चार फसलें एक महत्वपूर्ण घटक हैं, सॉरी चारा फसलें, स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो चारा फसलें एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आपको मिक्स्ड फार्मिंग के संबंध में आपको बताना कौन सा कथन सही है। चारा फसल मतलब फॉडर क्रॉप्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मिक्स्ड फार्मिंग है क्या। तो मिक्स्ड फार्मिंग एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना, उसके साथ पशुधन भी, वो दोनों शामिल होते हैं, यानी फसल और पशुपालन दोनों शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए एक मिश्रित खेत है, उसमें गेहूं, राई जैसी अनाज की फसलें उगा सकते हैं और मवेशी, भेड़, सूअर या मुर्गी भी रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है, मवेशियों को गोबर जो है अनाज की फसलों में खाद डालने का काम करता है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने को, रोटेशन और इंटर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटर कनेक्टिंग होते हैं ये दोनों एक दूसरे से। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है यह कम पूंजीगत व्यय और रासायनिक उर्वरक और हरी खाद को कम उपयोग की विशेषता, ये बात जो है गलत है। यानी अगर बात करेंगे मांस, अंडे, दूध के लिए पशुओं के पालन के साथ फसलों की मिश्रित खेती को परिभाषित करती है। मिश्रित खेती को कृषि मशीनरी पर हाई जो है आपको पूंजीगत व्यय करना होगा और रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करना होगा। हरी खाद की व्यापक उपयोग किसानों की कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है, यानी फॉडर क्रॉप्स जो है इंपॉर्टेंट घटक होते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे अगर सही पूछा है तो 1 और 3 जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। 87 में क्या पूछा है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला नोक्टिलुका स्किंटलंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 नोक्टिलुका स्किंटलस पौधे और जानवरों दोनों के रूप में कार्य करते हैं और प्रकाश का उत्पादन और उत्सर्जन कर सकते हैं। ऑप्शन 2 यह न केवल एक प्राथमिक उत्पादक है बल्कि एक द्वितीयक उपभोक्ता है और विषाक्त पदार्थों का उत्पादन नहीं करता। कौन सा कथन जो है सही है नोक्टिलुका स्किंटलस के बारे में। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है। ये जो पौधा है ये
बायोल्यूमिनेसेंट प्रजाति का पौधा है जो रात के दौरान समुद्र के पानी को रोशन करता है और अन्य सूक्ष्म जीव जैसे लार्वा, मछली, अंडे और डायटम पर जो है चढ़ता है, लेकिन इसके अंदर रहने वाला एक कोश की फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदल सकता है। तो इस प्रकार जो देखेंगे ऑप्शन एक जो है वो सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है। यह न केवल प्राथमिक उत्पादकता के रूप में काम करता है बल्कि एक द्वितीयक उपभोक्ता भी है और विषाक्त पदार्थों का उत्पादन नहीं करता। और ये क्या करता है, समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार जो है बनता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य भारत के आंध्र प्रदेश में काकीनाड के पास स्थित एक क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मुहाना है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि के पदनाम के लिए मानदंड नहीं है? पदनाम का मतलब डिजिग्नेशन, ठीक है। ऑप्शन एक, यह मछली स्पॉन ग्राउंड, नर्सरी और प्रवास पथ के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिस पर या तो आर्द्रभूमि के भीतर या अन्य जगहों पर मछली स्टॉक पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, इसे नियमित रूप से 200 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन चाहिए। ऑप्शन सी, यह एक प्रजाति आर्द्रभूमि की उप प्रजातियों की आबादी में 1% व्यक्ति का समर्थन करता है और निर्भर गैर एवियन पशु प्रजातियां शामिल होते हैं। ऑप्शन डी, या किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों या पशु प्रजातियों की आबादी का समर्थन करता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि के डेजिग्नेशन के लिए जो है मानदंड नहीं है। तो इसमें देखेंगे ये ऑप्शन बी है वो इसमें जो है नहीं शामिल किया जाता है कि इसमें नियमित रूप से 200 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करना चाहिए। तो ये बात जो है इसमें शामिल नहीं है। रामसर साइट की बात करें तो यह एक आर्द्रभूमि जो है स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया था और यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित यह एक इंटर गवर्नमेंटल जो है पर्यावरण संधि जो 1975 में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, 90 में क्या पूछा है? 90 में पूछा है पौधों में क्लोरोफिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? ऑप्शन ए, या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन दो, मैग्नीशियम पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन तीन, या पौधों को हरा रंग देता है क्योंकि हरे प्रकाश को अवशोषित करता है। तो आपको बताना है कि पौधों में क्लोरोफिल के संबंध में तीनों ऑप्शन में से कौन सा कथन जो है सही है, मतलब तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सा। ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही है कि यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, यानी सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है कि मैग्नीशियम पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा अगर ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन जो है गलत है कि क्लोरोफिल क्या होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नीले हिस्से के साथ साथ लाल हिस्से के सबसे अधिक मजबूती से प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसके विपरीत स्पेक्ट्रम के हरे और निकट हरे भागों का एक खराब अवशोषक है, इसलिए क्लोरोफिल युक्त ऊतक हरे दिखाई देते हैं क्योंकि हरे रंग की रोशनी कोशिका भित्ति जैसी संरचनाओं में परिवर्तित होती है और कम अवशोषित होती है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन तीन जो है वो गलत है, यानी इसमें ऑप्शन एक और दो सही, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? ऑप्शन एक, भारतीय और अल्जीरियाई नौसेना ने हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए अल्जीरियाई तट पर पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। ऑप्शन दो, अल्जीरिया पश्चिम में अटलांटिक महासागर उत्तर भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ऑप्शन तीन, भारत की आज़ादी के पहले अल्जीरिया को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऑप्शन दो की जहां तक बात करें तो ऑप्शन दो जो है तो अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया पश्चिम के अटलांटिक महासागर और उत्तर भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, ठीक है।
ये अल्जीरिया है। और इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है, सॉरी, अगर अल्जीरिया की लोकेशन देखेंगे तो ये अल्जीरिया है। एक सेकंड, अगर अल्जीरिया की लोकेशन देखेंगे तो अल्जीरिया, इसमें कहा पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा हुआ। ये बात गलत है, क्योंकि अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया के पश्चिम में मोरक्को और मॉरिटानिया के साथ भूमि की सीमाएं हैं, और माली जो है दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। और अल्जीरिया के सिर्फ उत्तर में जाएंगे तो मेडिटेरियन सी है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है गलत है। यानी भारत और अल्जीरिया के बीच राजनयिक संबंध की जो शुरुआत हुई थी वो 1962 में हुई थी। और जिस वर्ष अल्जीरिया ने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो इस प्रकार जो है इसमें केवल और केवल जो है ऑप्शन 1 जो है वो सही है। मिशन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, मिशन सागर भारत द्वारा शुरू किया गया एक कोविड-19 राहत मिशन था। सागर क्षेत्र यानी क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा विकास पहल के साथ मिलकर काम किया। ऑप्शन बी, केवल हिंद महासागर के क्षेत्रों देशों के कोविड-19 संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन सी, इस पहल के माध्यम से आवश्यक आपूर्ति जैसे दवाएं, चावल, डेंगू बुखार की दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं, बाढ़ के लिए मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री आपूर्ति की गई। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि मिशन सागर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो मिशन सागर जो है 10 जुलाई 2020 को जो है शुरू किए गए, जो हिंद महासागर के क्षेत्र में देशों के संबंधित सहायता के लिए एक कोविड-19 राहत मिशन था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है अगर बात करें कौन सा गलत है, ऑप्शन डी जो है, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, 93 में हाल ही में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग आईपीआरडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है? ऑप्शन 1, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग भारतीय नौसेना द्वारा सालाना आयोजित समुद्री रणनीति पर शीर्ष स्तर पर वैश्विक संवाद सम्मेलन है। इसके अलावा हाल ही में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग आईपीआरडी 2018 में शुरू होने के बाद तीसरा संस्करण है। ऑप्शन सी, ऊर्जा असुरक्षा और समन रणनीतियां हाल ही में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के उप विषय में से एक है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। तो आपको बताना है कि आईपीआरडी के बारे में इसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है तीनों जो हैं वो सही है, और इसके हिसाब से देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, इसमें गलत पूछा है, इसके हिसाब से ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। 94 में पूछा रेड एटलस एक्शन प्लान मैप के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, एटलस का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी भाग के मरुस्थलीकरण के खतरे को रोकना, उसका मुकाबला करना। ऑप्शन 2, यह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है रेड एटलस एक्शन प्लान मैप के संबंध में। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत है, यानी एटलस विभिन्न वर्षा अवधि के लिए संभावित परिदृश्यों के साथ बाढ़ समन, तैयारी, संचालन, प्रबंधन पहलुओं के उद्देश्य से है। मैनुअल जानकारी प्रदान करता है जिसमें निगम के वार्ड शामिल हैं और जो बाढ़ के कारण प्रभावित होने की संभावना है, और सभी ऐतिहासिक डेटा सेट के साथ ध्यान रखते हुए जिन क्षेत्रों को चेन्नई से निकासी की आवश्यकता हो सकती है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है। रेड एटलस एक्शन प्लान मैप अपनी तरह का पहला रेकनर है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चेन्नई में बाढ़ प्रभाव समन में तमिलनाडु सरकार की सहायता से तैयार किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 जो है केवल 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें। 95 में क्या पूछा है? ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स
के संबंध निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही? ऑप्शन एक, ये सूचकांक के तहत सभी शीर्ष 3 रहने योग्य शहर स्कैंडिनेवियाई देश से हैं। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र की संस्कृत और पर्यावरण शिक्षा सूचकांक के निर्धारण में उपयोग की जाने वाली व्यापक श्रेणियों में से एक है। ऑप्शन सी, नीचे के 3 रहने योग्य देश सभी पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र से हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो ये इंडेक्स जो है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है और ये जो है एक प्रकार का शोध और विश्लेषण प्रभाग है जो मासिक देश रिपोर्ट और पंचवर्षीय देश आर्थिक पूर्वानुमान, देश जोखिम सेवा रिपोर्ट जैसे अनुसंधान जो है विश्लेषण के माध्यम से ये रिपोर्ट प्रदान करता है। तो इस प्रकार देखेंगे शीर्ष 3 शहर रहने योग्य बात करें तो ऑकलैंड, ओसाका और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और नीचे 3 रहने योग्य शहर की बात करें दमिश्क सीरिया, लागोस नाइजीरिया, पोर्ट मोरेस्बी पपुआ न्यू गिनी। तो ये जो है 3 न रहने योग्य शहर हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है अगर बात करें इसमें कौन सा कथन जो है सही है, तो स्कैंडिनेवियाई उत्तरी यूरोप का एक उपक्षेत्र है जिसके मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध है। भौगोलिक रूप से 3 स्कैंडिनेवियाई देश हैं जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे है। और सांस्कृतिक रूप से 6 स्कैंडिनेवियाई देश हैं जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और फोरो द्वीप है। तो इस प्रकार देखेंगे अगर इसमें कौन सा कथन सही की बात कर रहा है तो राष्ट्र की संस्कृत और पर्यावरण शिक्षा सूचकांक निर्धारण में उपयोग की जाने वाली व्यापक श्रेणियों में से एक है। तो इस प्रकार इसमें केवल और केवल ऑप्शन बी सही है। और इसमें जो सभी शीर्ष 3 शहर की बात किया है इसमें स्कैंडिनेवियाई देशों की बात जो है नहीं की गई है। जैसा कि मैंने बताया ऑकलैंड, ओसाका और एडिलेड है और जो न्यूजीलैंड और जापान और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः स्थित हैं। और इसमें लिया नीचे के 3 रहने योग्य देश सभी पश्चिमी अफ्रीका से हैं। तो ये बात भी गलत है क्योंकि इसमें देखिए पोर्ट मोरेस्बी है जो न्यू पेपुआ गिनी से है, दमिश्क है सीरिया से है। तो इस प्रकार केवल और केवल इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, आयुष्मान सहकार योजना निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन एक, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के निर्माण, सहकारी समितियों की सहायता करना। ऑप्शन दो, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की है। तो आपने बताना है कि आयुष्मान सहकार योजना जो है दोनों कथनों में कौन कौन सा सही है। तो ये जो है ऑप्शन एक जो है वो सही है, यानी इस योजना का उद्देश्य जो है प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण, सहकारी समितियों की सहायता प्रदान करना। इसके अलावा इस योजना की शुरुआत जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय हरित सहकारी विकास निगम द्वारा के तहत सर्वोच्च स्वायत्त विकास वित्त संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, यानी केवल और केवल ऑप्शन 1 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, 97 में पूछा है कैसरे हिंद जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया उसका अर्थ क्या है। यह मुगल सम्राट में भारत सम्राट को दी जाने वाली उपाधि। ऑप्शन 2, अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली। ऑप्शन सी, भारत के सबसे पुराने जहाज आईएनएस विराट की मानद उपाधि। ऑप्शन डी, कश्मीर क्षेत्र के एक चरमपंथी समूह है। आपको बताना है कैसरे हिंद जो हाल ही में न्यूज समाचार पत्रों में देखा गया उसका अर्थ क्या है। तो कैसरे हिंद जो है अरुणाचल प्रदेश में बड़े चमकीले रंग के कैसरे हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है, ठीक है। और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कैसरे हिंद का भारत का सम्राट। और इस तितली को नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिण चीन में भी पाई जाती है। और ये तितली जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में शामिल किया गया है और साइट्स के जो है एनेक्स सेकंड सूची में शामिल है। और IUCN की कंडीशन की बात करें तो IUCN के जो है इंडेंजर्ड लो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल है। तो इस प्रकार जो है ये क्या है, कैसरे हिंद अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, हाल ही में समाचार पत्रों में आया शब्द इस्सी सनोक क्या है दर्शाता। ऑप्शन एक, यह डायनासोर प्रजातियों का एक नया जीनस है जो बाद के तरह से युग में रहता था।
ठीक है, यानी ट्रायसिक इपोच में रहता था। ऑप्शन बी, या उत्तराखंड में खोजी गई प्याज की एक नई प्रजाति। ऑप्शन सी, या अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक पक्षी की प्रजाति। ऑप्शन डी, या एक सिकाडा प्रजाति है जो अपने विशिष्ट ध्वनिक संकेतों और गीतों के लिए जानी जाती है। तो आपको बताना है कि इसी सनक शब्द जो है क्या दर्शाता है इन चारों में से। तो ये जो है इसी सनक शब्द, ये डायनासोर प्रजाति का एक नया जीनस है जो बाद के जो है ट्रायसिक इपोच में रहता था। और ये न्यूज में था कि पूर्वी ग्रीनलैंड के एक प्रायद्वीपी जेम्स लैंड में पाए जाने वाले 2 जीवाश्म खोपड़ी से डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। और ये 2 पैरों वाला इसी सनक लगभग 214 मिलियन वर्ष पहले लेट ट्रायसिक युग में जो अब ग्रीनलैंड में रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें आपको क्या सिंपल ध्यान रखना है, ये डायनासोर की प्रजाति का एक नया जीनस है जो बाद के ट्रायसिक युग से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, 99 में क्या पूछा है, लघु वन उपज, ठीक है, यानी MFP के लिए MSP के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1, इसका उद्देश्य इन वंचित वनस्पतियों को एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना और उनके सशक्तिकरण में सहायता करना। ऑप्शन 2, जनजाति कार्य मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय होगा। तो आपको बताना है कि MFP के लिए जो है MSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। अगर बात करें ऑप्शन ए के, तो ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, वंचित वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना और इनके सशक्तिकरण में सहायता करना। ठीक है, इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है। और अगर इसकी बात करें तो हाल ही में सरकार ने MSP मूल्य समर्थन योजना जिसे कहते हैं के माध्यम से लघु वन उपजों के विपणन के लिए एक तंत्र के तहत 14 नई लघु वनोपज वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने 2011 में MFP योजना की चुनिंदा सूची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पेश किया था। तो कुल मिलाकर इन दोनों कथनों में दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, तो माइक यानी मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग एलिफेंट्स कार्यक्रम के संदर्भ में आपको बताना है इन तीनों कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, यह एशिया और अफ्रीका में हाथियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने की सहायता के लिए एक सूचना आधार प्रदान करता है। ऑप्शन 2, यह कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन 3, यह डेटा विश्लेषण साइट्स स्थानीय क्षेत्र और देश के स्तर पर पैटर्न की पहचान करने में मदद करेगा। तो आपको बताना माइक के संदर्भ में इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो माइक के उद्देश्य की बात करें तो माइक का उद्देश्य उचित प्रबंधन प्रवर्तन निर्णय लेने के लिए साइट्स को हाथी रेंज वाले राज्यों और पार्टियों के लिए एक आवश्यक जानकारी प्रदान करना। ठीक है, और माइक कार्यक्रम की स्थापना 1997 में पार्टियों के 10वें सम्मेलन में अपनाए गए संकल्प के रूप में की गई थी। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ये जो माइक योजना है एशिया अफ्रीकी हाथियों के संरक्षण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने की सहायता सूचना आधार प्रदान करता है, ये बात भी सही है। इसके अलावा ये डेटा विश्लेषण साइट्स स्थानीय क्षेत्र और देश स्तर पर पैटर्न की पहचान करने में मदद कर रहा है, ये भी जो है सही है। ठीक है, जहां तक रही ऑप्शन 2 की, ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। इसमें ऑप्शन 2 गलत है। ये कार्यक्रम किसके मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ये बात जो है गलत है। तो इसमें देखेंगे 1 और 3 जो है सही है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। इसको PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको टेस्ट पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट 100 क्वेश्चन की PDF आपको हिंदी और इंग्लिश में एनालिसिस के साथ जो मैंने व्याख्या बताई उससे एक्स्ट्रा व्याख्या के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।